Hello students, myself Ganesh Chauhan, Botany faculty, CLC सीकर। हमने पिछले लेक्चर में आपको साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज़, इन सब चीज़ों की स्टडी कराई। ओवरऑल देखा जाए तो हमने यूकेरियोटिक कोश का 100% पढ़ ली है। सारे उसके सेल ऑर्गेनेल, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पर थोड़ा ध्यान दें, उसे स्टडी करें। क्यों? क्योंकि एक कोशिका हमने कंप्लीटली पढ़ी है, उसके रेस्पेक्ट में अब हम प्रोकैरियोट को शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आपको प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ओबियसली इंट्रोडक्शन में मैंने यहीं से स्टार्टिंग की थी। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें। तो हम थोड़ी सी एक जनरल स्टडी लेंगे, फिर हम सीधे इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसमें प्राचीन केंद्रक है, अनडेवलप्ड फॉर्म है। ये बातें हमने स्टार्टिंग में भी की हैं। यह है प्राचीन केंद्रक युक्त कोशिका होती हैं जिन पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, न तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, न हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकी उपस्थिति कहाँ होगी? उपस्थिति मोनेरा, जगत मोनेरा कहें तो ज़्यादा सही है। जगत मोनेरा के सदस्यों जैसे जीवाणु, अध्य जीवाणु, जिसे हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरे शैवाल, इसी को हम एक नाम और देते हैं
ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीजीए भी कहते हैं। बीजीए माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिटीज आदि में पाई जाती है, पाई जाती हैं। अब हम सीधे इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। आखिर प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे इसे कुछ इस तरीके से बनाएं कि हम चारों तरफ इसके लिख पाए। ऐसे ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसे हम स्टडी करेंगे। ये इसकी सेल वॉल है। ऐसे राउंडेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हमें कुछ खास संरचनाएं नजर आएंगी। जैसे हम इसकी मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। इनमें ऐसा भी स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है कि एनसीईआरटी इस तरीके की एक्सप्लेनेशन देती है। ये ऐसे भी हो सकता है। दिस इज मेम्ब्रेन। ये ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप की शेप बताई गई है। ट्यूब लाइक, लेमिली लाइक, वेसिकल लाइक, सिस्टर्नी लाइक, ऐसे इनकी बात करी गई है। ये ऐसे यहाँ हम देखें इस जगह, तो हम फ्लैचेला की बात कर सकते हैं। इनके ऊपर एक और खास स्ट्रक्चर होता है।
उसे हम लोग इन्वेलप नाम देते हैं, लाइक दिस। ऐसे ये स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में बहुत काम आएगा। ऐसे इसमें इन्वेलप पाया जाता है बैक्टीरिया में। इसे हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर नाम दे सकते हैं। ऐसे टाइटली एसोसिएट होगा तो हम कैप्सूल कहेंगे, और लूजली एसोसिएट हुआ तो हम इसे स्लाइम लेयर कह देंगे। इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें एक और ख़ास डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। इसमें हमें यहाँ मेम्ब्रेन से जुड़े हुए कुछ राइबोसोम नज़र आएंगे। ये 70S राइबोसोम है जो मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है। ये इनकी बड़ी खास बात है। इसमें कुछ हमें वॉलेटिन पार्टिकल भी नज़र आते हैं। ये इनकी रिजर्व फूड हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम छोटी छोटी वैक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। ये गैस वैक्यूल हैं। यहाँ इसमें टीआरएनए भी प्रेजेंस होते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क्स बता देते हैं। इन्हें हम टीआरएनए कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है अबाउट टू बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में कुछ और ख़ास चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ हर बैक्टीरिया में नहीं होती। कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में ही पाई जाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं पिलाई। ये कुछ लंबी नलिका नुमा संरचना है। इन्हें हम पिलाई कहते हैं। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे आर कॉल्ड पिलाई। और जो फ्लैचेला है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, कि इसका कुछ पार्ट इस मेम्ब्रेन में रहता है और कुछ वॉल से कनेक्टेड होता है। ये यहाँ ऐसे पिलाई कहीं ना कहीं पूरे इंटरनल सरफेस तक ऐड होती हैं। इन्हें हम पिलाई कहेंगे। इसमें वॉल से ही कनेक्टेड कुछ और ख़ास संरचनाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वॉल को क्रॉस करते हुए धागे नुमा संरचनाएं हो सकती हैं, जिन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। दे आर कॉल्ड फिम्ब्री। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल होते हैं, सब पूर्ण सतह पर होते हैं, लेकिन हम कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर ही इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स। कैप्सूल बैक्टीरिया, और इसी को हम अगर नाम दें तो ग्लाइको स्लाइम लेयर। ये BGA में होती है। ऐसे ये पॉलीसैकेराइड से बना होता है।
ये है इसकी सेल वॉल, ये सेल वॉल। ये नॉन लिविंग तो है ही, पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स से निर्मित। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सेलुलोज अनुपस्थित, सेल्यूलोज रहित। इसकी सेल वॉल में कभी भी सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसमें हमें मिरोमिक एसिड मिल जाएगी, डायमिनोपिमेलिक एसिड मिल जाएगी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को हम पूरे जब नोट्स बनाएंगे, एक एक हेडिंग बनाएंगे, तब हम इन पर बात करेंगे। अच्छा, ये कौन है? ये हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री, फिम्ब्री। ये बने होते हैं फिम्ब्रिन प्रोटीन, फिम्ब्रिन प्रोटीन। इनका काम होता है आधार से चिपकना, या एक पर्टिकुलर होस्ट हो सकता है उससे चिपकना, फिम्ब्रिन प्रोटीन। ये हम देख रहे हैं इसका फ्लैजेला, फ्लैजेला। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से निर्मित। जबकि हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में स्टडी किया था कि जो यूकेरियोट के फ्लैजेला होते हैं वो ट्यूबुलिन से बने होते हैं, लेकिन इनके फ्लैजेला, इसमें एक और ख़ास बात है जो पिछले लेक्चर में ही बताया था मैंने, 9:2 अनुपात अनुपस्थित। ये इसके बाद में ये है पिल्लाई, पिल्लाई। इनका काम होता है जीवाणु संयुग्मन के समय डीएनए स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये पिलिन प्रोटीन से बने, पिलिन प्रोटीन से निर्मित, पिलिन प्रोटीन से निर्मित। ऐसे ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से निर्मित, फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से निर्मित। ऐसे इसके लिए खास बात याद रखना,
कि सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर प्रोकैरियोट में कोई संरचना है तो वो मेम्ब्रेन है। अधिक सक्रिय संरचना, हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर है ये जो हम देख रहे हैं इन्हें हम कहेंगे 70S राइबोसोम। ये इनके अंदर जो धागा नज़र आ रहा है ये कहलाएगा mRNA और ये है 70S राइबोसोम। यस, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमेशा याद रखना चाहिए हमको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीजोसोम, दिस इज कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम, इसे हम कॉन्ड्रियोइड भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोइड, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। माइटोकॉन्ड्रिया के समान, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसे, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसके कुछ खास काम भी हैं। यह श्वसन, स्रावण, कोशिका भित्ति निर्माण, संपन्न करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है ये। अब ये है गैस वैक्यूल, गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका इनके लिए कहा जाता है, यह जीवाणु को प्लवता, खासतौर से प्रकाश संश्लेषी प्लवता ब्योंसी प्रदान करता है। ये तो गैस रिक्तिका का काम हो गया। अब हम इसके डीएनए पर बात करेंगे। ऐसे ये इसका जीनोम है, जीनोम, जीनोम ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, इसे कहते हैं डीएस, डीएनए, जो चक्रीय सर्कुलर अवस्था में होता है। इसमें G∼C की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें G∼C अधिक और इस वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है।
मोर स्टेबिलिटी। इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे प्राचीन केंद्रक, जीनोफोर, विसरित केंद्रक, भी कहा जाता है। ऐसे तो ये एक जीनोम है, इसका एक डीएनए है। अब इसमें कुछ संरचनाएं बची हैं, जैसे ये, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय चक्रीय डीएनए, चक्रीय डीएनए, चक्रीय डीएसडीएनए कह दो, डीएसडीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी है। और ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत उपयोगी संरचना मानी गई है। ये वाहक की तरह काम करते हैं। वाहक, वाहक की तरह कार्य। ये अब इसमें ये संरचना, ये इसका मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। हम इसे मैट्रिक्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स। तो ये एक प्रोकैरियोट की संरचना है। अच्छे से पढ़ा जाए तो ये है। अब इसके बाद में हम लोग इसमें से एक एक संरचना की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि आखिर इन्वेलप किसे कहते हैं, कैप्सूल क्या है, सेल वॉल क्या है, मेम्ब्रेन क्या है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है और इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, क्या ये सभी में पाए जाते हैं या कुछ एक में पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो हम एक एक करके इस पर स्टडी शुरू करते हैं। अभी एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये जो बाहर की तरफ रेड कलर से कवर देख रहे हो, ये सब में नहीं होता, ये कुछ एक में होता है जो इन्वेलप्ड होते हैं। ये सभी बैक्टीरिया का यूनिक कैरेक्टर नहीं है। ये जो कैप्सूल युक्त होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। अगर ये संरचना जटिलतापूर्वक कोशिका भित्ति से जुड़ी है, ऐसी परिस्थिति में हम इसे कैप्सूल नाम देते हैं। और अगर ये संरचना यहाँ पर ओवरऑल हम इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, अगर ये इससे लूजली ढीले रूप में व्यवस्थित है तब हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर खास तौर से बीजीए नील हरित शैवाल में इसे कंसिडर किया जाता है। ये जो ब्लैक कलर की हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ब्लैक कलर में इसकी सेल वॉल है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें, जो कि एक प्रोकैरियोटिक मेंबर है, सिर्फ उसी में सेल वॉल नहीं है। अन्यथा कोई भी प्रोकैरियोट का दूसरा सदस्य ऐसा नहीं है जिस पर कोशिका भित्ति न पाई जाती हो। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही हम मोनेरा के सदस्यों को कहीं ना कहीं प्लांट के समकक्ष मानते हैं या प्लांट से रिलेटिव मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें भी सेल वॉल है और प्लांट्स में भी सेल वॉल है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी ये है
कि इसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है। सेलुलोज न होने के पीछे वजह ये है जो आपको बोर्ड पर भी नज़र आ रही होगी, मीजोसोम कोशिका भित्ति को निर्माण करता है। अब सोचो मीजोसोम क्या है? मीजोसोम एक्चुअली ये एक झिल्ली का रूपांतर है, एक मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। तो मेम्ब्रेन याद करो, अपन ने मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट मिनिमम होता है, 1 से 8% होता है। तो सोचो जब कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में है ही नहीं तो वो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट को कैसे किसी एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकता है? मीन्स ये नहीं दे सकता। इसीलिए इसकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि सेल वॉल का निर्माता एक्चुअली यहाँ मेम्ब्रेन है, तो जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो उस किसी दूसरे को दे नहीं सकता। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इसमें मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है। सेलुलोज एब्सेंट होता है। यहाँ पर ख़ास तौर से अमीनो एसिड्स प्रेजेंस होते हैं, जिसमें कई अमीनो एसिड हैं, मिरोमिक एसिड है, टिकोइक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल मिरोमिक एसिड है, डाइअमीनोपिमेलिक एसिड है। ये हेमीसेलुलोज कुछ अमाउंट में हो सकता है, लेकिन सेलुलोज नहीं होगा। तो सेल वॉल को चूँकि बनाता है मेम्ब्रेन, और इसीलिए इनके ऊपर सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सेल वॉल सब में पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट है। हम लिखते समय इस पर बात करेंगे, और ये जो शब्द मैंने बोले हैं वो भी मैं नोट्स में आपको लिखाऊंगा। अब बात आती है इसकी मेम्ब्रेन की। अच्छा, सेल वॉल पर ही और थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 3 स्ट्रक्चर और सेल वॉल से रिलेटेड है, मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है। जैसे इसमें पिलाई देख रहे हैं, पिलाई एक खास संरचना है। ये खोखली नलिका नुमा संरचना होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में तो कहा जाता है कि ये फ्लैजिला से छोटी होती है, लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में आती है तब ये फ्लैजिला से कई गुना लंबी हो जाती है, और फिर 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके ऊपर पिलाई होते हैं, यानी कि एफ पॉजिटिव फैक्टर होता है, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड होता है, वो मेल की तरह काम करता है, और जिस पर एफ फैक्टर नहीं होता है वो फीमेल की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से ये पिलाई के ज़रिए ये जो डीएनए है, एफ फैक्टर हैं, वो गुजरते हैं, पास आउट होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया तक आंशिक रूप से पहुंच जाते हैं। कंप्लीटली ये कभी नहीं पहुंचते। तो पिलाई का काम ये है। पिलाई पिलिन प्रोटीन से बनी है। यस, ये लोकोमोशन में काम नहीं करते। अब ये जो फिम्बरी देख रहे हैं, फिम्बरी काफ़ी ब्रिसल शब्द यूज किया है एनसीईआरटी में। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, झालर हिंदी में कहा गया है। ये कुछ हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं, और हैंगिंग पोजीशन में रहने के बाद इनका जो फंक्शन बन जाता है वो ये है कि स्ट्रीम्स, कब कुछ धाराएं होती हैं, अगर ये किसी पानी में फ्लो कर रहा है तो इसे अटैचमेंट के लिए कुछ साइट रिक्वायर्ड होते हैं जहां ये अटैच हो सकता है, या किसी होस्ट की तलाश में है, किसी कोशिका अन्य कोशिका की तलाश में है, तो उसमें अटैचमेंट भी ये फिम्बरी मदद करते हैं। मतलब इस बैक्टीरिया को किसी आधार से जुड़ने में, खास तौर से स्ट्रीम्स, बहाव की स्थिति में, जलधाराओं में है तब, या फिर जब होस्ट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अन्योन क्रिया कर रहे हैं, तो होस्ट से जुड़ने में ये फिम्बरी हेल्प करते हैं। झालरनुमा संरचना है। अडेशन ऑर्गन माना गया है, असंजन संरचना मानी गई है। असंजन का मतलब होता है टू अपोजिट या टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो। तो फिम्बरी इस काम को अंजाम देती है। याद रहे, एनसीईआरटी के बेसिस पर यह कहा गया कि पिलाई और फिम्बरी इसमें लोकोमोशन का काम नहीं करते, ये प्रचलन का काम नहीं करते। दे डू नॉट टेक पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। लेकिन इसके मूवमेंट के लिए एक और ख़ास संरचना बनाई गई है,
फ्लैजिला के लिए भी कहा जाता है कि फ्लैजिला सब में नहीं होता, कुछ एट्राइकस बैक्टीरिया होता है, तो उनमें फ्लैजिला है ही नहीं। फ्लैजिला कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, लेकिन चूँकि बैक्टीरिया में है तो हमें इस स्ट्रक्चर को भी यहाँ समझना है। फ्लैजिला एक प्रचलन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी किया जाता है। जैसे अगर किसी बैक्टीरिया की पूरी सतह पर फ्लैजिला की प्रेजेंस है तो वो पेरिट्राइकस कहलाता है। अगर एक ही फ्लैजिला एक एंड पर है तो मोनोट्राइकस कहलाता है। अगर फ्लैजिला का बंच है, गुच्छा है, तो लोफोट्राइकस कहलाता है। अगर फ्लैजिला दोनों एंड्स पर प्रेजेंस हैं तो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है। तो ऐसे फ्लैजिला के बेसिस पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ये चीज़ें सेल के रेस्पेक्ट में यहाँ नहीं एक्सप्लेन की जाती, ये बैक्टीरिया जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी जाती है तब इन पर पूरा डिटेल स्टडी आती है। तो ये तीनों संरचना हो जाती है। अब हम मेम्ब्रेन पर बात करते हैं। चूँकि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं है। अब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कौन करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कौन कराएगा। तो कहा यह जाता है कि अगर इस स्ट्रक्चर में या बैक्टीरिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो इसकी मेम्ब्रेन मानी जाती है। सोचो, यूकेरियोट में हमने गोल्जी बॉडी में पढ़ा था कि यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति को गोल्जी बॉडी बनाता है, लेकिन यहाँ तो गोल्जी बॉडी है ही नहीं, तो सेल वॉल बनाएगा कौन? तो यहाँ पर सेल वॉल बनाने का काम इस मीजोसोम का है। मीजोसोम मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। तो मेम्ब्रेन यहाँ गोल्जी बॉडी का काम कर रही है, मीजोसोम श्वसन का काम करता है, जबकि यूकेरियोट में श्वसन का मेन काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेम्ब्रेन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी काम कर रही है। मतलब ये, इसीलिए हम इसे कॉन्ड्रियोइड कह रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। यहाँ पर सिक्रीशन का काम कर रहा है, गोल्जी बॉडी की तरह काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा, सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अच्छा, कोशिका विभाजन के समय ये मददगार होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन में भी सहायक होते हैं। जब ये कोशिका बाइनरी फिजन करती है, ये जेनेटिक मटेरियल दोनों हिस्सों में बंटता है, उस टाइम ये मेम्ब्रेन मीजोसोम वाले पार्ट से टूटकर दो पुत्री कोशिकाओं के बनने में हेल्प करती है, सहायक होती है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पर एक ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। याद रहे, ये यूनिक करैक्टर है इसका, प्रोकैरियोट का। डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए और सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो इस तरीके से फिर अब वो प्रोकैरियोट नहीं माना जाता है। तो ये यूनिक करैक्टर है, हम इसे कई नामों से जानते हैं। अच्छा, इसमें जीसी ज़्यादा होते हैं। जीसी का मतलब है कि एक डीएनए है, डीएनए में हमें ख़ास तौर से नज़र आते हैं एडेनिन, डबल बॉन्ड थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे थायमिन, एडेनिन, ऐसे। ये अगर 3 डैश है तो ये 5 डैश, ये 5 डैश है तो ये 3 डैश। तो यहाँ पर ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इन्हें हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। तो साइटोसिन, ग्वानिन में एक्चुअली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जबकि थायमिन और एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा होती है उसका डीएनए ज़्यादा स्टेबलाइज फॉर्म में होता है, इसलिए कहा जाता है कि जीसी ज़्यादा होता है।
अब इसमें एक और अतिरिक्त डीएनए हम देख रहे हैं, वो है प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। ये कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। इसके लिए कहा जाता है कि ये एक स्वतंत्र डीएनए है। इस डीएनए पर इस सेंट्रल न्यूक्लियस, ये जो डीएनए है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए कहते हैं। ये ऑटो रेप्लिकेबल है, ऑटो मैनेजिंग है, ऑटोमोबाइल है। ये कभी भी किसी सेल में जा सकता है और किसी सेल में एंटर हो सकता है ऑन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से। और इसीलिए इसे वाहक की तरह उपयोग किया जाता है। ऐच्छिक जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए वाहक की तरह उपयोग होता है। हो सकता है कि ये बातें इमीडिएटली आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैं प्रोकैरियोट को इस जगह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो थोड़ा थोड़ा इनको समझें, आगे इनकी डिटेल आएगी। प्लाज्मिड, यहाँ पर अतिरिक्त गुणसूत्रीय स्वतंत्र संरचनाएं हैं, ऑटो मैनेजिंग हैं। इनमें एक निश्चित जीन को या डीएनए के टुकड़े को एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में स्थानांतरित कराया जा सकता है। इनकी खास बात होती है, प्लाज्मिड प्रोकैरियोट में ही होंगे, यूकैरियोट में प्लाज्मिड नहीं होते हैं। ये इनका और यूनिक कैरेक्टर है। इसके बाद में इसमें हमें सभी प्रकार के आरएनए नज़र आ रहे हैं। ये टीआरएनए हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं, मैंने आपको कहीं इनको मेंशन नहीं किया है, तो हम इसे टीआरएनए नाम देते हैं। ये है टीआरएनए, ऐसे। ये हम एमआरएनए देख रहे हैं, एमआरएनए है, टीआरएनए है। और याद करो राइबोसोम में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके अंदर स्ट्रक्चर में एसआरआरएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली आरआरएनए के प्रेजेंस राइबोसोम के अंदर है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, ये उनकी संरचनात्मक घटक है। तो आरआरएनए प्रेजेंस इनसाइड द 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम के अंदर संरचना के रूप में है। एमआरएनए के रूप में वो दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ रहा है। राइबोसोम में मैंने डिस्कस किया था पॉली राइबोसोम, मोनोसोम, अर्गासोम, तो वही चीज़ ये है। एनसीईआरटी ने उस राइबोसोम वाले हिस्से में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम हैं वो झिल्ली से जुड़े रहते हैं, तो हमने इनको यहाँ दिखाया भी है, तो ठीक से देखें। उसके बाद इसमें गैस वैक्यूल पाई जाती हैं। हम गैस वैक्यूल को आपको वैक्यूल वाले हिस्से में डिटेल में बता चुके हैं। ये खास तौर से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्लस ये बीजीए में भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ खास संरचनाएं हैं जो ओवरऑल मैंने वन टाइम में आपको एक्सप्लेन की हैं। अभी चूँकि आपके सामने स्ट्रक्चर है तो थोड़ा थोड़ा इनको अभी दिमाग में बिठा लो, समझ लो, रीड करो प्रोकैरियोट को। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो खास है, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम एक एक चीज़ को स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अब हमें थोड़ा सा इसको रफ करना होगा। ये प्रोकैरियोटिक
कोशिका में निम्न घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ेंगे इनवेलप। क्या? इनवेलप। इनवेलप इनवेलप ये कह सकते हो, यह है कार्बोहाइड्रेट से निर्मित जीवाणु का रक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टिव लेयर, रक्षात्मक आवरण है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देते हैं जो आगे डिस्कस करोगे। इनवेलप के आधार पर ही बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इनवेलप में 3 कंपोनेंट आते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो कह सकते हैं कि इसी के आधार पर जीवाणु को दो प्रकारों ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। अब जीवाणु इनवेलप तीन भागों में बटा होता है। में बटा होता है। कार्बोहाइड्रेट आदि से बना होता है, ऐसे याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन भी है, बाकी सब्सटेंस भी है। 3 भाग क्या हैं? एक है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। पहले हम तीनों के एक बार नाम लिख दें। दूसरा है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तीसरा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब फर्स्ट की स्टडी करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स
कैलिक्स ये प्योरली कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से निर्मित है, जो दो प्रकार से जाना जाता है। जाना जाता है। नंबर 1 कैप्सूल। कैप्सूल कब कहोगे? कैप्सूल जब ग्लाइकोकैलिक्स जटिलता पूर्वक कोशिका भित्ति से जुड़ा रहता है। उदाहरण जीवाणु। ऐसे। अब बी पार्ट, म्यूसिलेजिनस लेयर, स्लाइम परत, तो स्लाइम परत कब कहोगे? जब यह ढीले रूप में कोशिका भित्ति से जुड़ी होती है। भित्ति से जुड़ी हुई। उदाहरण बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कुछ खास बातें हैं। ये तो बात यही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल के बाद में मेम्ब्रेन के बाद में अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी होती है। चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो हमें अच्छे से इसको समझना है। 18th लेक्चर था आज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को फॉलो करेंगे और इसकी एक एक डिटेल स्टडी करेंगे। आप लोग थोड़ा सा NCERT को अच्छे से पढ़ें, काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग टर्म्स है, शब्द है, वो आप एक बार रीड करें, फिर इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचेगी। ओके, थैंक यू।